हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 8 योर क्लासेस में। आज हम देखेंगे यूपी डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर की साइंस की विज्ञान की एक मैराथन क्लास। यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आपको सीधे एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो बिना देरी किए हुए एक बार आप क्लास को शेयर करें ताकि और भी मित्र जुड़ें और वो भी अपनी तैयारी अच्छे से जांच पाएँ और जो भी कमी रह गई हो वो अपनी तैयारी अभी समय रहते कर ले, क्योंकि समय बिल्कुल भी है नहीं। आपको पता है एग्ज़ाम इसी महीने के लास्ट वीक में होना एकदम तय है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और लेते हैं पहला क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो सिलेक्ट किया हमने। पहला, रफेज क्या है? ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में आया है। रफेज किसे कहते हैं? तो रफेज क्या होता है ये जानते हैं। छिलके वाले अनाज, है ना, ऐसे अनाज जिनमें क्या पाए जाते हैं, छिलके या फिर सब्जियां, जिसमें सेल्यूलोज नामक क्या होता है, रेशेदार पदार्थ पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रफेज कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे छिलके वाले अनाज या सब्जियां जिसमें क्या होता है, सेल्यूलोज नामक रेशेदार, है ना, क्या पाया जाता है, पदार्थ पाया जाता है, उसी पदार्थ को हम क्या कहते हैं, रफेज कहते हैं। तो आशा करता हूँ रफेज समझ में आ गया होगा कि रफेज है क्या। अगला क्वेश्चन, विटामिन को कितने भागों में या कितने प्रकार से बांटा जा सकता है? तो विटामिन की अगर बात करें हम, तो वैसे तो विटामिन 2 प्रकार के भागों में बांटे जाते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं जल में घुलनशील विटामिन, है ना, जो जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं, और एक होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में जो घुलते हैं वो 2 विटामिन हैं। कौन कौन? बी और सी। बी और सी क्या है? ऐसे विटामिन है जो कि जल में पूरी तरह से क्या होते हैं, घुल मिल जाते हैं। और वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो है ए है, ठीक है, डी है, ई है और क्या है, के है। तो ये जो विटामिन है ए, डी, ई, के, ये क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है। जबकि जल में जो घुलनशील विटामिन है वो कौन है, विटामिन बी और विटामिन सी। तो विटामिन को यहाँ पे देखिए दिखाया गया, निम्न प्रकार से बांटा जा सकता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, है ना। तो कुल कितने विटामिन हैं इस प्रकार अगर देखें तो 6 प्रकार हैं, ठीक है ना। जो विटामिन बी होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, इसके कई सारे अलग अलग पार्ट हैं। विटामिन बी1 है, विटामिन बी2 है ना। तो ऐसे करके कई सारे हैं। विटामिन बी9 है, बी5 है। तो ये कॉम्प्लेक्स होता है अपने आप में। तो अगर केवल पूछे कि विटामिन, है ना, कितने प्रकार के होते हैं नॉर्मली क्वेश्चन में, तो आप कहेंगे 2 प्रकार के, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में। जल में कौन घुलते हैं? तो 2 विटामिन हैं जिनके नाम है बी और सी। और वसा में जो घुलते हैं वो हैं ए, डी, ई और के। शॉर्टकट में इसको कीड़ा से भी हम याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी एक ऐसे भोज्य पदार्थ का नाम बताइए जो मात्र जंतुओं से प्राप्त होता है। एक ऐसा पदार्थ में नाम बताना है जो कि किससे प्राप्त होता है, जंतुओं से हमें प्राप्त होता है। तो आप देखें जो दूध होता है, मिल्क, है ना, जिसमें केसीन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, ये क्या होता है, भोज्य पदार्थ ऐसा है जो कि हमें एकमात्र किससे मिलता है, जंतु से मिलता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैं बता रहा हूँ एक एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन हमने लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। निम्नलिखित के सूत्र एवं एक एक उपयोग लिखिए। जो दिए गए हैं इनके सूत्र लिखना है और इनका एक एक उपयोग बताना है। क्वेश्चन क्या है, और ये देखो 2020 में भी आया था क्वेश्चन, ठीक है। क्या दिया है, विरंजक चूर्ण, ठीक है। अगला है बेकिंग सोडा, अगला है धावन सोडा। तो पहले हम देखते हैं विरंजक चूर्ण के बारे में, ठीक है। मॉर्निंग टाइम है, चिड़िया कुछ चहचहा रही हैं, तो आवाज़ अगर आ रही है तो, है ना, आ सकती है। तो देखेंगे विरंजक चूर्ण के बारे में देखते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है ये भी पूछ सकता है, जो कि होता है CaOCl2। ये इसका केमिकल क्या है, फार्मूला है। उसके बाद अगर बात करें इसका रासायनिक नाम, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ठीक है ना। और इसका उपयोग भी बताना है, तो इसका उपयोग कहाँ होता है, तो आप कहेंगे पेयजल को शुद्ध करने में। जो पीने वाला जो पानी होता है उसके शुद्धिकरण में विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है। और वस्त्र और कागज उद्योग में भी विरंजक के रूप में, मतलब उनका रंग उड़ाने के काम में भी ये लिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला बेकिंग सोडा। तो विरंजक चूर्ण तो हो गया, आपको पता होगा विरंजक चूर्ण को इंग्लिश में कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 और जिसको रासायनिक
नाम है क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, और इसका उपयोग होता है पेयजल को शुद्ध करने में, वस्त्र और कागज़ उद्योग में विरंजक के रूप में। ओके, अगला बेकिंग सोडा के बारे में देखते हैं। बेकिंग सोडा जिसका केमिकल जो फार्मूला है रासायनिक वो क्या होता है, NaHCO3, और इसका जो रासायनिक नाम है होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट, और सूत्र इसका पता हो गया NaHCO3। और इसका उपयोग कहाँ होता है, नाम ही है बेकिंग सोडा। खाने वाली जितनी भी सामग्रियाँ हैं, है ना, जो आप देखते होंगे ब्रेड रोड होते हैं जो फूले हुए होते हैं, है ना, उनमें इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला धावन सोडा। धावन सोडा बोले तो धोने वाला सोडा, है ना। तो इसका जो सूत्र होता है, यहाँ पे कट गया है, हम लिख देते हैं। इसका सूत्र होता है Na2CO3। क्या होता है, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम होता है इसका, अगर रासायनिक नाम पूछे तो सोडियम कार्बोनेट, जबकि खाने वाले सोडा मतलब बेकिंग सोडा का नाम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो कपड़े धुलने में किया जाता है। ठीक है, और बेकिंग सोडा का उपयोग खाने वाली जो वस्तुएं होती हैं, है ना, उनको एक प्रकार से फुलाने में किया जाता है जो। ठीक है ना, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का पार्ट है ये। अगला अम्ल और क्षार में अंतर बताइए, ये भी केमिस्ट्री का ही प्रश्न है, और 2021 में आया था, तो एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप क्लास 9-10 में भी पढ़े रहे होंगे ये। अम्ल क्या है, एसिड। तो आर्हेनियस के अनुसार अगर देखें, साइंटिस्ट जो कि आर्हेनियस के अनुसार इन्होंने क्या बताया, आयनन के सिद्धांत के अनुसार बताया कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन देते हैं। किसने बताया, ये आर्हेनियस साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, मतलब ये H+ आयन देते हैं घुलने के बाद, तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त और कोई धन आयन नहीं देते हैं। ठीक है, ये हो गया अम्ल। अब जैसे यहाँ पे देखें एग्जाम्पल अम्ल का, तो HCl ले लें आप, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जब ये घुलेगा तो क्या होगा, ये H+ बनाएगा, ठीक है, और प्लस Cl- बनाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, अम्ल का उदाहरण है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अम्ल हैं जो उदाहरण हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षार क्या है। अब तो वे यौगिक, क्षार क्या होते हैं, एक प्रकार के यौगिक हैं जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, मतलब ये जब जल में घुलते हैं तो OH- आयन देते हैं, OH- आयन होगा यहाँ पे देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त और कोई ऋण आयन नहीं देते। क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं, ये क्षार कहलाते हैं। इसका अगर उदाहरण अगर बोलें एग्जाम्पल, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं आप, NaOH, जिसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, जल में घुलने के बाद Na+ और प्लस में क्या होता है, OH- आयन देता है। ठीक है ना, तो ये क्षार का उदाहरण हो गया एक। अगला देखिएगा, लवण किसे कहते हैं, लवण जिसको साल्ट बोलते हैं। तो धन आयन, प्रायः धात्विक आयन, और किसी अम्ल के ऋण आयन जैसे कि Cl-, NO3-, SO4- आदि से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, लवण कहलाते हैं। तो लवण जो होते हैं, आप ये कह सकते हैं कि अम्ल और क्षार के परस्पर संयोग से बनने वाले जो यौगिक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, लवण कहलाते हैं, जिसमें अम्ल भी होता है और क्षार भी होता है। ठीक है ना, कुछ लवणों में, है ना, धन आयन, धात्विक आयन ना होकर कुछ परमाणुओं का समूह होता है, जैसे कि NH4+ आयन, K2SO4, NH4Cl, CuNO3 का होल ट्वाइस आदि जो है ये लवणों के उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा। अब हम क्वेश्चन लेते हैं अगला, जो कि है ये बायो से रिलेटेड क्वेश्चन है। भोजन के प्रमुख पोषक तत्व कौन कौन से हैं, ठीक है, ये बताना है हमें। तो आइए देखते हैं कि भोजन के प्रमुख पोषक तत्व कौन कौन से हैं। तो भोजन आपको पता है, जिसको हम जब ग्रहण करते हैं तो कुछ समय बाद क्या होते हैं, उनके जो अणु हैं टूटने के बाद हमें क्या प्रदान करते हैं, एनर्जी प्रदान करते हैं। किसके रूप में, ATP के रूप में। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए, भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे हम विभिन्न कार्यों को क्या करते हैं। भोजन से हमें क्या मिलते हैं, एनर्जी मिलती है, और एनर्जी जब रहती है तभी भी हम कोई कार्य करते हैं, है ना। तो भोजन के विभिन्न तत्वों से हमारे शरीर को क्या मिलता है, पोषण मिलता है, और निर्माण होता है हमारे शरीर का, वृद्धि भी होती है, और रोगों से रक्षा भी मिलती है। तो भोजन
के द्वारा हमें ऊर्जा मिलती है, हमारे शरीर का निर्माण होता है, हमारे शरीर की वृद्धि होती है और विभिन्न प्रकार से रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है। तो आगे देखते हैं हम भोजन के प्रमुख पोषक तत्वों के घटक कौन कौन से हैं। तो ये देखते हैं, भोजन में उपस्थित अवयवों के आधार पर भोज्य पदार्थों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है ना। कितने वर्गों में? तो अभी देखते 3 वर्ग होते हैं। एक है कार्बोहाइड्रेट। तो पहले हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं पूरा। कार्बोहाइड्रेट ये मुख्यतः क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं। कार्बोहाइड्रोजन में कार्बन और क्या होता है? हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन आदि तत्व विद्यमान होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में क्या कौन कौन से तत्व अगर पूछा जाए कि विद्यमान होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तत्व विद्यमान होते हैं। सभी प्रकार के जितने भी मीठे पदार्थ होते हैं जो हम ग्रहण करते हैं, जैसे कि मीठे फल हैं, कोई भी गन्ना है, चावल है, आलू है आदि में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। और यह कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। देखिए लेंदी क्वेश्चन में आता है, तो देखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसमें 3 तत्व विद्यमान होते हैं। कार्बन जिसका सिंबल होता है C, और क्या होता है? हाइड्रोजन, और क्या होता है? ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है तत्व विद्यमान होते हैं किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। और ये पाया कहाँ जाता है? तो जितने भी मीठे फल हैं, गन्ना है, चावल है, आलू है, इन सभी में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है ना, प्रचुर मात्रा में। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार का होता है। पहला सरल कार्बोहाइड्रेट, जिसका उदाहरण क्या है? ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, जैक्टोज है, सुक्रोज है आदि है। ठीक है ना। अब अगर बात करें ग्लूकोज का सूत्र, अगर पूछ ले, कभी कभी एग्जाम में पूछता है, तो क्या होता है? पता ही होगा आपको, C6H12 और O6। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का यही सूत्र होता है। ठीक है ना। और जो आपका सुक्रोज होता है जिसको चीनी कहते हैं, उसका अगर फार्मूला पूछे तो क्या होता है? C12। सुक्रोज का सूत्र हम लिख रहे हैं C12H22 और O11। ये होता है किसका? सुक्रोज का सूत्र। ठीक है। जबकि ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का सेम सूत्र होता है जो कि होता है C6H12O6। कभी कभी ये पूछता है कि ग्लूकोज में जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है वो कितना होता है। तो आइए आपको हम बताते हैं थोड़ा। ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट है तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो कितना होता है पूछता है। तो C होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज के सूत्र में क्या होता है? C6H12 और O6। अब अगर आप देखें अनुपात में काटें तो 6:6 अनुपात है, 6 दूनी 12, 2, उसके बाद अनुपात है। ठीक है ना। यहाँ पे काटे 6:6 तो कितना होता है? 1:2:1, इतने का अनुपात होता है। ठीक है। किसमें? जो हमारा ग्लूकोज है या फिर फ्रक्टोज, उसमें जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है 1:2:1 होता है, मतलब 1:2:1 का अनुपात होता है। अगला दूसरा प्रकार है जटिल कार्बोहाइड्रेट। इसमें कौन कौन आता है? इसमें आता है मंड और सेल्यूलोज। तो जटिल कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत 2 आते हैं। कौन कौन? मंड है और सेल्यूलोज, ये आते हैं। तो श्वास में ली गई ऑक्सीजन से कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के ऊतकों में ईंधनों के रूप में क्या होते हैं? जलते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। और इसी ऊर्जा का उपयोग हम अपने दैनिक कार्यों को करने में करते हैं। यह ऊर्जा शर्करा तथा मंड आदि के अणुओं में बंधी होती है, जो कि धीरे धीरे कई चरणों में मुक्त होती है। तो ये क्लियर हो गया होगा। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, सरल और जटिल। सरल के उदाहरण हैं ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, जैक्टोज है, सुक्रोज है आदि। जबकि जटिल के मंड और सेल्यूलोज। अब हम पढ़ते हैं दूसरा जो पार्ट है भोजन के पोषक तत्व में, वो क्या है? प्रोटीन। तो प्रोटीन के बारे में देखते हैं हम कि प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन मुख्यतः क्या करता है? शरीर की वृद्धि, हमारे शरीर की जो वृद्धि है उसमें सहायता करता है बहुत ज़्यादा। तो प्रोटीन के यौगिक मुख्यतः क्या होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन आदि तत्वों से मिलकर बनते हैं। ये तत्व मिलकर शरीर के अंगों को खाने वाले ऊतकों का निर्माण करते हैं। ऊतकों में विभिन्न प्रकार की प्रोटीन शरीर निर्माण में सहायक होती है। स्रोतों के आधार पर प्रोटीन कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। तो प्रोटीन की अगर आपसे पूछे कि ये करता क्या है हमारे शरीर में, तो ये हमारे शरीर की क्या करता है? शारीरिक वृद्धि करने में जो है सहायता करता है। और ये जो है प्रोटीन क्या होता है? एक प्रकार का यौगिक है जिसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन
इन सभी से मिलकर ये बना होता है। और ये जो होता है मिलकर हमारे शरीर के अंगों को, जो खाने वाले ऊतक होते हैं, है ना, उनका क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और ये प्रोटीन भी स्रोत के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन। पहला है जंतु प्रोटीन। जंतु प्रोटीन में दूध है, दूध से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। मछली है, मांस है, अंडा है आदि से प्राप्त प्रोटीन। तो जंतु से ये सब हमें मिलता है, दूध, मांस, मछली, अंडा आदि, है ना, ये जो प्रोटीन है ये जंतु से मिलते हैं। और वनस्पति प्रोटीन जो होती है, जैसे कि दालें हैं, दालों में भी प्रोटीन होता है। आगे सेम है, सोयाबीन है, फलियां तथा गिरदार फल से प्रोटीन। 1 ग्राम प्रोटीन के कारण, जारण नहीं होगा यहाँ पे, कारण होगा। 1 ग्राम प्रोटीन से पूछे, कारण भी काट दो आप। 1 ग्राम प्रोटीन से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है अगर पूछे तो 4.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम जब हम प्रोटीन लेते हैं तो 4.3 कैलोरी ऊर्जा हमारे शरीर को मिलते हैं। अगला हम देखते हैं विटामिन। विटामिन क्या है, यह भी ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जिनकी भोजन में अल्प मात्रा ही पर्याप्त होती है। ये शरीर की वृद्धि तथा क्रियाओं के लिए आवश्यक है। ये ऊर्जा नहीं प्रदान करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि विटामिन से हमें किसी भी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं मिलती। तो ये करते क्या हैं, ये हमारे शरीर की वृद्धि और उपापचयी क्रियाओं के लिए क्या होते हैं, जिम्मेवार होते हैं। और इनकी उपस्थिति शरीर को स्वस्थ तथा बीमारियों से दूर रखती है। इनकी प्रेजेंट में जो हमारे शरीर है वो स्वस्थ रहती है और हमें बीमारियाँ नहीं होती हैं, कम से कम होती हैं, है ना, ये कह सकते हैं हम। अगला ये रहा क्वेश्चन, 2016 में भी आया था ये। सौर मंडल क्या है? सौर मंडल या सौर परिवार, है ना, क्या है? तो आपको पता ही होगा, सूर्य के परिवार को क्या कहते हैं, सौर मंडल। सूर्य के परिवार को ही क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। जिसमें सूर्य क्या है, तारा है, जो प्रकाश तथा ऊष्मा प्रदान करता है। सूर्य से हमें क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है और एनर्जी मिलती है। सूर्य से ही निकले हुए कितने ग्रह हैं, 8। जो 8 के 8 ग्रह निकले हैं वो कहाँ से निकले हैं, तो सूर्य से। कौन कौन, आपको पता ही होगा कि बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। ये 8 ग्रह हैं जो कि सूर्य से ही इनकी उत्पत्ति हुई है। अगर पूछा जाए कि इन ग्रहों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो आप कहेंगे सूर्य से ही इनकी उत्पत्ति हुई है। ये सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, अंडाकार या फिर आप कह सकते हैं दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। और सूर्य क्या होता है, फोकस पर स्थिर होता है। ये जो ग्रह हैं ये 8 के 8 ये सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं। इन ग्रहों से टूटे हुए पिंड को क्या कहते हैं, उपग्रह। अगर एग्जाम में पूछे उपग्रह किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे जो उपग्रह होते हैं ये ग्रहों के टूटे हुए पार्ट होते हैं, ठीक है। और ये सभी अपने अपने ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो देखो, जो ग्रह हैं ये तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जबकि जो उपग्रह है ना ये ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और सूर्य से प्रकाशित होते रहते हैं। सूर्य सौर परिवार का क्या है, जन्मदाता। अगर पूछे सौर परिवार का जन्मदाता कौन है, तो आप कहेंगे सूर्य है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वाला। बाकी आप वीडियो और हमने पढ़ाए हैं, साइंस की कई क्लासेस ली हैं, आप अगर देखेंगे ना बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। 2-3 वीडियो अगर देख लें आप सही से, हमारे चैनल पर विजिट करें, आप देखें तो सेकेंड सेमेस्टर में तो बहुत अच्छा स्कोर आप साइंस में करके आएंगे, मैं बता रहा हूँ। अगला आकाश गंगा क्या है, मिल्की बेस क्या है, आकाश गंगा। तो आकाश गंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज है जिनमें अधिकांश तारे आँखों द्वारा दिखाई नहीं पड़ते हैं। आकाश गंगा क्या है, असंख्य तारों का एक विशाल पुंज है ना, जिसमें बहुत सारे क्या हैं, तारे हैं, अनंत तारे हैं जो कि हमें अपनी आँखों से नहीं दिखाई पड़ते हैं। रात्रि को स्वच्छ आकाश में एक चमकदार मेहराब दिखाई पड़ती है। भारत में आकाशगंगा, भारत में इसे क्या कहते हैं, आकाशगंगा, जबकि यूरोप में इसे कहते हैं मिल्की वे, ठीक है। और यूनानी भाषा में इसे कहते हैं गैलेक्सी। क्या बोलते हैं, गैलेक्सी। आकाशगंगा में सूर्य से बड़े 68% तारे इसी प्रकार के हैं। हमारी जो मिल्की वे है आकाशगंगा, इसमें सूर्य से बड़े 68% तारे इसी प्रकार के और हैं जो कि हमें दिखाई नहीं पड़ते। क्यों, क्योंकि काफ़ी दूरी पर है और सूर्य जो है थोड़ा नज़दीक है, इसके कारण हमें वो आसानी से दिखाई पड़ता है। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक एकदम। अगला क्वेश्चन देखिए, यौगिक क्या है। देखिए हमने मिश्रित क्वेश्चनों की सीरीज़ बनाई है, कुछ फिजिक्स मिलेगा, कुछ बायो मिलेगा, कुछ केमिस्ट्री, क्योंकि एग्जाम में आपको पता है सबके सब आते हैं। कोई कोई क्वेश्चन आपके भूगोल का भी रहता है, जैसे कि अभी आपने पढ़ा है ना, सूर्य ग्रह या सूर्य ग्रह नहीं, सौर परिवार पढ़ा आपने, और क्या पढ़ा, आकाशगंगा। ये तो आप एक प्रकार से किसका पार्ट है, तो आप कहेंगे सामाजिक विज्ञान का पार्ट है, भूगोल का पार्ट है। आगे देखते हैं यौगिक क्या है। 2 या 2 से अधिक तत्वों
जब एक निश्चित अनुपात में मिलकर और एक क्या बनाते हैं, नया पदार्थ बनाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित रेशियो में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। यौगिक के अवयवी तत्वों और यौगिकों के गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। यौगिक के सूत्र में उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या ज्ञात हो जाती है, जैसे कि जल, नमक, ग्लूकोज, कैल्शियम कार्बोनेट आदि। जैसे कि जल का अगर सूत्र ले लें तो जल भी क्या है, एक प्रकार से यौगिक है, H2O। इसमें अगर देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, 2:1 का है। H2O है ना, हाइड्रोजन के 2 यहाँ पे तत्व हैं और ऑक्सीजन का 1 है, तो ये क्या बन गया, एक यौगिक बन गया। तो जल एक प्रकार से क्या है, यौगिक है। ठीक है, ऐसे नमक है, नमक का सूत्र आपको पता ही होगा। ठीक है, क्या होता है, NaCl। क्या होता है, NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। ठीक है, ग्लूकोज का तो पता है आपको, C6H12O6, कैल्शियम Ca है ना, और कार्बोनेट CO3, ये सब आपको पता ही है। इसमें ये सभी यौगिक हैं, क्यों, क्योंकि इनमें अगर देखें अलग अलग तत्व दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने भी हैं और इनका अनुपात भी एक निश्चित मात्रा में है। चलिए, तो यौगिक हो गया, समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं मिश्रण क्या है। मिश्रण, यौगिक तो पढ़ लिया, ऐसा लगता है कि दोनों सेम है, बट दोनों अलग हैं। देखो, यौगिक में क्या होता है, तत्वों का जो अनुपात होता है एक निश्चित होता है, फिक्स होता है, जबकि मिश्रण में निश्चित अनुपात नहीं होता है। जैसे कि मिश्रण की डेफिनेशन देखें आप, दो या दो से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिलकर मिश्रण बनाते हैं, जैसे कि वायु, शरबत, सिरका, पीतल, सोडा वाटर आदि। ये सभी क्या है, मिश्रण। तो यौगिक और मिश्रण में थोड़ा सा अंतर है। यौगिक में जो तत्व होते हैं उसमें भी दो या दो से अधिक होते हैं, लेकिन उनका अपना एक निश्चित रेशियो होता है, अनुपात होता है, जबकि जो मिश्रण है इनका जो है कोई अनुपात फिक्स नहीं होता है। ठीक है ना। अगला, अब देखें हम रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है। तो आइए देखते हैं। किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों को प्रतीकों तथा सूत्र द्वारा निरूपित करने को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो परिभाषा क्या है, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, तो जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक, तथा अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो बनने वाले पदार्थ होते हैं उनको कहते हैं उत्पादक। कभी कभी तो यही पूछता है कि अपक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं अभिकारक। क्लियर। और जो बनता है वो क्या बनता है, उत्पाद होता है, उसे कहते हैं उत्पाद। तो इन्हीं अभिकारक और उत्पाद को प्रतीकों तथा सूत्रों के द्वारा निरूपित करने को ही क्या कहते हैं, हम समीकरण कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। जैसे अगर यहाँ पे देखें आप, H है प्लस Cl है, ठीक है ना, H प्लस है प्लस Cl माइनस है, और ये इधर जाके बनाएगा, क्या बनेगा, HCl बनाएगा, क्योंकि प्लस माइनस कट जाएगा, HCl बन जाएगा। तो ये क्या है, ये अभिकारक हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे क्लोराइड, ये अभिकारक हैं, और बना क्या आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या है, उत्पाद है। क्लियर। ये और ये पूरे क्या कहलाएगी, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन है। समझ में आ गया होगा यहाँ तक, बिल्कुल आराम से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब हम। ये देखिए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछ लेता है, एग्ज़ाम में। आइए देखिएगा। देखिए क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं जो इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, उससे क्वेश्चन बनेंगे आपके। घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में ऊर्जा किस रूप में एकत्रित हो जाती है। जो घड़ी होती है उसमें जो चाबी भरने वाली घड़ी आती है, इसको एक बार हम कुछ देर तक घुमा रहते हैं तो काफ़ी टाइम तक चलती रहती है, तो उसमें जो एनर्जी होती है वो यांत्रिक ऊर्जा के रूप में सुरक्षित हो जाती है और बाद में वही गतिज ऊर्जा के रूप में बदल कर चलती रहती है। ठीक है ना। तो जब भी हम किसी स्प्रिंग को है ना क्या करें, काफ़ी मोड़ दें, बहुत ज़्यादा घुमा दें, लगातार ऐसे ऐसे घुमा दें, हम घुमा दें, तो इसमें एनर्जी स्टोर रहती है। जब इसको छोड़ेंगे तो भागेगी ना, आपको पता ही है। तो इसमें कौन सी ऊर्जा एकत्रित है, यांत्रिक ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज और स्थितिज। अभी आप पढ़ेंगे आगे। तो आगे हम देखते हैं, कशेरुक की प्राणियों के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। तो जैसे कि मनुष्य है, ये कशेरुक प्राणी में आता है। इनमें कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जो कि शरीर से अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने काम करते हैं। जैसे कि त्वचा है ना, वृक्क है हमारी किडनी, यकृत है लीवर, फेफड़े हैं लंग्स, और इंटेस्टाइन है मतलब आंत। ये सभी क्या है, मानव शरीर के या कशेरुक प्राणी के क्या हैं, ये प्रमुख उत्सर्जी अंग हैं जो कि वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालने का काम करते रहते हैं।
चलिए अगले देखते हैं हम। अगर पूछ ले उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं, तो उत्सर्जी अंग वे अंग होते हैं जो हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करते हैं या हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। कार्य किसे कहते हैं, ये देखिए फिजिक्स का पार्ट आ गया। अब क्वेश्चन है ये वाला जो है फिजिक्स का, इसमें एक घड़ी से चाबी वाला भी फिजिक्स का था। अब ये वाला कार्य किसे कहते हैं, इसकी क्या इकाई, इसकी इकाई लिखिए। तो कार्य क्या है, देखो आप कहेंगे कि आप कुछ भी कर रहे हो, जहाँ इतनी देर तक बैठकर एक स्थान पर लिख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, है ना, तो फिजिक्स कहती है कि आपने कोई कार्य नहीं किया। फिजिक्स के अनुसार कार्य तभी होता है जब किसी वस्तु पर क्या लगाएं, आप बल लगाएं, और बल लगाने से उस वस्तु में क्या हो, विस्थापन हो, तभी जो ये घटना बनेगी पूरी, ये कहलाएगी कार्य। तो कार्य किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करने को ही क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। और इसकी इकाई जल नहीं जूल होती है, क्या होती है, जूल होती है। तो कार्य का सूत्र होता है W बराबर F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, ये पूरा सूत्र होता है, जहाँ W क्या है, कार्य है, F क्या है, बल है, S क्या है, विस्थापन है। जैसे कि ये कोई व्यक्ति है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति है, और ये कोई क्या रखी है, वस्तु रखी गई, और इसने इस पर क्या लगा दिया, बल लगा दिया, और बल लगाने पर ये वस्तु डॉट 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 यहाँ से कहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई, मान लेते हैं यहाँ पे थी, बल लगाया और ये वस्तु यहाँ पहुँच गई, तो इसमें विस्थापन कितना मान लेते हैं, 10 मीटर दूरी चली गई, देखो ना, तो इस क्रिया को कहते हैं कार्य। तो बल लगाने पर जब बल की दिशा में क्या हो, विस्थापन हो, तो ये क्रिया क्या कहलाती है, कार्य कहलाती है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14, जल की उपयोगिता बताना है। जल की उपयोगिता क्या है हमारे शरीर में, ये बताना है। तो जल हमारे शरीर में निम्नलिखित प्रकार से उपयोगी है। नंबर 1, खाद्य पदार्थों का क्या करता है, ये संवहन करता है, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। अगला, जैव रासायनिक क्रियाओं को संपन्न भी कराता है। शरीर के हमारे ताप का भी नियंत्रण करने में सहायक होता है कौन, जल। और ये जो जल होता है ये मानव शरीर में, मानव शरीर के वेट का मतलब भार का लगभग 60 से 70% होता है। क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा जल की उपयोगिता क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। संतुलित आहार किसे कहते हैं। तो संतुलित आहार देखिए आप 19 में 2 बार पेपर हुआ था और दोनों बार ही आया था, तो इम्पॉर्टेंट कितना क्वेश्चन है आप देख सकते हैं। संतुलित आहार का अर्थ उस आहार से है जो शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्वों को प्रदान करता है। क्या कहलाता है, संतुलित आहार कहलाता है। तो संतुलित आहार का अर्थ क्या है, उस आहार से होता है जो शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्वों क्या करता है, प्रदान करता है। शरीर को आहार की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। किसके किसके लिए, ऊर्जा के लिए, है ना। संतुलित आहार हम क्यों लेते हैं, ताकि हमें एनर्जी मिले, ऊर्जा मिले, शरीर के निर्माण हो हमारे, और शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए तथा इसकी सुरक्षा करने के लिए हमें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। शॉर्टकट में ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं संतुलित आहार की परिभाषा, ये देखिए जो ब्लैक से लिखा है पूरा, ये वाली। अतः हम कह सकते हैं कि वह आहार जो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता, शरीर की निर्माणक तत्वों की आवश्यकता तथा नियामक व सुरक्षात्मक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करता है, वो क्या कहलाता है, संतुलित आहार कहलाता है। तो संतुलित आहार इम्पॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम में आपके बन सकता है क्वेश्चन, तो आप रिवीजन बढ़िया से करके जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन कैसे भूल सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे ये कई बार क्वेश्चन आया है। यहाँ देखो 2021 में भी पूछा गया था, फसल चक्रण क्या है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि फसल चक्रण क्या होता है। आइए देखते हैं फसल चक्रण किसे कहते हैं। वैसे कि नाम ही है, देखो क्रॉप रोटेशन, है ना, एक फसल के बाद दूसरी फसल को ग्रहण करना क्या कहलाएगा, फसल चक्रण। बट देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, किसी खेत में एक निश्चित समय में, किसी भी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के बाद दूसरी फसल लेने की क्रिया, और जिससे कि भूमि की जो हमारी भूमि है उसकी उर्वरा शक्ति नष्ट न होने पाए, क्या कहलाता है, फसल चक्रण कहलाता है। तो आप कह सकते हैं कि किसी भी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के बाद दूसरी फसल को प्राप्त करना, और जिससे फसल भी प्राप्त हो जाए और हमारी जो शरीर है, मतलब सॉरी शरीर नहीं भूमि, और हम वो भूमि की क्या हो, वो क्या बोलते हैं, उसकी उर्वरा शक्ति नष्ट भी ना हो। तो ये जो क्रिया कहलाती है क्या कहलाती है, फसल चक्रण कहलाती है। इंग्लिश में कहते हैं द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ ए लैंड इन ए प्री प्लान्ड सक्सेशन इज कॉल्ड एज क्रॉप
रोटेशनल। ठीक है ना। चलिए, अर्थात भूमि के किसी निश्चित भाग पर नियत समय में फसलों का इस क्रम से बोया जाना कि भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम न होने पाए और उपज भी अच्छी मिले, तो इस प्रकार की अदला बदली क्या कहलाती है? फसल चक्रण। और ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है ना, याद जरूर कर लेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए, मृदा अपरदन क्या है? देखिए, एक एक क्वेश्चन मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है, मतलब सिलेक्ट किया है। बनाया क्या है, बना तो पहले से है, तो सिलेक्ट किया है जो कि हमें लगा कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, उन्हीं क्वेश्चनों को केवल मैंने लिया है। तो मृदा अपरदन ये आप पहले भी पढ़े होंगे। तो देखिए, मृदा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने अथवा मूल स्थान से हट जाने को क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। मिट्टी जो है हमारी, उसका एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँच जाना, है ना, कट कर या बह कर, तो ये जो क्रिया होती है उसे क्या कहलाती है? मृदा अपरदन कहते हैं। तो मृदा अपरदन की परिभाषा में आप क्या बोलेंगे? मृदा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने अथवा मूल स्थान से हट जाने को मृदा अपरदन कहते हैं। यह तेज आंधी, तूफान एवं वर्षा के जल द्वारा होता है। जब ज़्यादा तेज आंधी आती है तो भी मृदा का अपरदन होता है, तूफान आ जाए या फिर वर्षा के जल, बारिश ज़्यादा भारी मात्रा में हो तो मिट्टी का कटाव हो जाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो मिट्टी पहुंच जाती है, जिसे हम कहते हैं मृदा अपरदन। अगला, मृदा अपरदन या मिट्टी के कटाव के क्या कारण हैं, ये बताना है। तो मिट्टी के कटाव के कारण, मिट्टी के कटाव के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। भूमि का ढाल होना, है ना, तीव्र हवा का चलना, मिट्टी का प्रकार, पशुओं के चरने से, है ना, नदियों की बाढ़ से कटाव, वर्षा की अधिक मात्रा, वनों में कमी, तापमान में परिवर्तन और हवा से कटाव, ये सभी के सभी मिट्टी के कटाव के कारण हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? कार्य से क्या अभिप्राय है? तो जब कोई बल लगाकर, ये भी पढ़ा ही था आपने, किसी वस्तु की स्थिति में क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं, तो बल द्वारा कार्य किया गया है। किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात कहते हैं कि W बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, W बराबर F इंटू एस, जहाँ F बल है और S क्या है? विस्थापन है। तो किसी वो, है ना, किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन को ही हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। अगला देखिए, ऊर्जा क्या है? ऊर्जा जो है क्या है? तो बहुत ईजी है, कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो किसी भौतिक राशि जो किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उत्पन्न करती है, क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। और हाँ, एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे कि कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। इसी प्रकार ऊर्जा है हमारी, ऊर्जा की भी मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है। अगला, यांत्रिक ऊर्जा, जिसका हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो किसी वस्तु में केवल यांत्रिक कारणों से कार्य करने की जितनी क्षमता होती है उसे उस वस्तु की क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। किसी वस्तु में केवल यांत्रिक कारणों से कार्य करने की जितनी भी क्षमता होती है उसे उस वस्तु की क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। और यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? गतिज और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। तो यहाँ पे बात करें गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जिसका सूत्र होता है हाफ mv²। क्या होता है? mv², हाफ mv², मतलब 1/2 ये मिनटू वी का स्क्वायर, जहाँ m क्या है? द्रव्यमान है, v क्या है? वेग है। अगर इसी प्रकार बात करें स्थित ऊर्जा, इसका सूत्र होता है mgh। क्या होता है? mgh। तो यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज और स्थितिज। गतिज का सूत्र होता है हाफ mv², जबकि स्थित ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो बात करें mgh, u बराबर होता है mgh। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मानव शरीर में हृदय के क्या कार्य हैं? मानव शरीर में जो हमारा हार्ट है उसका क्या कार्य है? तो हार्ट क्या करता है ना, कुछ लोग कहते हैं हार्ट जो होता है ये क्या करता है? रक्त को शुद्ध करता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो करता है हमारा लंग्स, फेफड़ा, जबकि हार्ट क्या करता है? ये केवल धक धक करता रहता है। आप देखे होंगे लब डब की साउंड आती है इसमें से, अर्थात ये ब्लड को पंप करता है केवल। तो मानव शरीर में हृदय के निम्नलिखित कार्य हैं। नंबर 1, हृदय पंप की भांति कार्य करता है तथा निरंतर रक्त प्रवाहित करता रहता है, जो शरीर के सभी भागों में परिसंचरित होता है। नंबर 2, रक्त को फेफड़े में शुद्ध होने के लिए वापस भेजता है। कौन? हमारा हार्ट। तो शुद्ध कौन करता है अगर पूछे तो शुद्ध जो करने काम करता है वो हमारा करता है, हाँ, जो है लंग्स, फेफड़ा, ब्लड को। जबकि ब्लड को पंप करने का करता है तो वो कौन करता है? तो आप बताएंगे वो करता है हमारा
जो है हृदय। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, ज्वालामुखी क्या है? तो ज्वालामुखी के बारे में जानते हैं। ज्वालामुखी क्या है? तो भूगोल विशेषज्ञों ने ज्वालामुखी की विभिन्न परिभाषा दी है। एक भूगोलवेत्ता के अनुसार क्या है कि ज्वालामुखी लगभग शंक्वाकार पर्वत है। ये ज्वालामुखी है, ये क्या है? एक शंक्वाकार पर्वत है जो भूगर्भ के नली द्वारा उत्पन्न वाष्प गैसों, लावा तथा अन्य चट्टानी पदार्थों का प्रवाह धरातल पर लाता है। और ज्वालामुखी के प्रकार ये पूछता है एग्जाम में। तो ज्वालामुखी मुख्यतः प्रकार की होती हैं, कई प्रकार के। नंबर 1 3 होती है। नंबर 1 सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय का मतलब ही समझ रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा जो एक्टिव होती है। तो इस प्रकार की ज्वालामुखी में प्रायः विस्फोट तथा उद्भेदन होता ही रहता है, क्योंकि ये सक्रिय नाम ही है। इनका मुख हमेशा खुला ही रहता है और समय समय पर लावा, धुआं तथा अन्य पदार्थ बाहर निकलते हैं और शंकु का क्या करते हैं? निर्माण करते रहते हैं। ठीक है ना। अगला दूसरा प्रकार जो है वो है प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो इस प्रकार के ज्वालामुखी में दीर्घकाल से विस्फोट नहीं हुआ होता, मतलब ये थोड़ा शांत होते हैं, इनकी संभावनाएं बनी रहती हैं। ये जब कभी अचानक क्रियाशील हो जाते हैं तो जनधन की बहुत ज़्यादा हानि करते हैं और इनसे मुख से गैसें तथा वाष्प निकला करती हैं। अगला जो है वो है विसुप्त या विलुप्त ज्वालामुखी। विसुप्त रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना, विलुप्त नहीं, विसुप्त होगा। क्या नाम होगा यहाँ पे? विसुप्त होगा ज्वालामुखी। इस प्रकार की ज्वालामुखी में विस्फोट प्रायः बंद हो जाते हैं और भविष्य में कोई भी विस्फोट होने की संभावना नहीं होती। इनका मुख पृथ्वी, लावा तथा आदि से पदार्थों से बंद हो जाता है और मुख का गहरा क्षेत्र कालांतर में झील के रूप में बदल जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पाश्चुरीकरण क्या है? थैलीबंद दूध के क्या लाभ होते हैं? ये 2022 में भी क्वेश्चन आया था। तो वैज्ञानिक लुई पास्चर अगर पूछ ले कि पाश्चुरीकृत जो क्रिया है इसकी खोज किसने की, तो लुईस पास्चर ने की थी। इन्होंने क्या बताया कि भोजन के परीक्षण के लिए उत्तम विधि एक खोजी थी। इस विधि को क्या कहा? पाश्चुरीकरण कहते हैं। इस विधि का उपयोग दुग्ध डेयरियों में किया जाता है। इस विधि में दूध को पहले आधे घंटे तक लगभग 63 डिग्री ताप पर क्या करते हैं? गर्म करते हैं और फिर अचानक से 15 मिनट तक 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं और तुरंत 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करके उसमें क्या करते हैं? इसके जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं और बंद करके ठंडे स्थान में भंडारण कर लेते हैं। इस प्रकार दूध स्वच्छ एवं कीटाणु रहित हो जाता है और सभी प्रकार के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, जबकि सादा दूध को उबालने के कुछ ही कीटाणु नष्ट होते हैं। जब हम घर पे नॉर्मली टेम्परेचर पर क्या करते हैं? उबालते हैं, तो उसमें कुछ सामान्यतः कीटाणु ही नष्ट होते हैं और कुछ ना कुछ बचे ही रह जाते हैं। तो पाश्चुरीकरण क्रिया में क्या करते हैं? पहले आधे घंटे तक तो हम 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर दूध को गर्म करते हैं, उबालते हैं, फिर 15 मिनट तक 72 डिग्री पर गर्म करते हैं और फिर तुरंत ही 10 डिग्री तक इसको हम ठंडा कर देते हैं, जिससे इसमें जो जीवाणु होते हैं वो क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं और दूध क्या होता है? सुरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका से आपका क्या आशय है? कोशिका क्या होती है? हमारे शरीर कोई भी वस्तु जो है क्या होता है? छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर बना होता है। वैसे हमारा शरीर भी है। तो मानव शरीर असंख्य छोटी छोटी जीवित कोशिकाओं से मिलकर बना है। इन इकाइयों को ही क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं। कोशिकाएं निर्जीव नहीं है, बल्कि ये शरीर को जीवित इकाइयाँ हैं। शरीर की क्या है? जीवित इकाइयाँ हैं। ये गति करती हैं, श्वास लेती हैं, अपना पोषण कर वृद्धि भी करती हैं, व्यर्थ पदार्थों क्या करती हैं? त्याग भी करती हैं तथा जनन भी करती हैं। अतः मानव शरीर असंख्य जीवित इकाइयों का क्या है? समूह है। ये मानव शरीर की निर्माणक इकाइयाँ हैं। शरीर निर्माण में यह ठीक उसी प्रकार कार्य करती हैं जैसे एक भवन को बनाने में जो ईंटें होती हैं वो अपनी भूमिका निभाती हैं। तो कोशिका क्या है? मानव का शरीर जो होता है छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ठीक है ना। और ये क्या होती हैं? जीवित सेल होती हैं। ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर। आकाशगंगा हम पढ़ ही लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ। थोड़ा सा आप टाइम देंगे, 5 मिनट का और। पर्यावरण प्रदूषण का क्या अर्थ है? तो पर्यावरण प्रदूषण का तात्पर्य क्या है? जब बाह्य दूषित वस्तुएं, बाहर की जो दूषित वस्तुएं आसपास के परिवेश को हमारे दूषित कर देती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण का तात्पर्य क्या है कि जब बाह्य दूषित वस्तुएं, बाहर की जो दूषित वस्तुएं हैं वो हमारे आसपास के परिवेश को दूषित कर देती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, पर्यावरण प्रदूषण को फैलाने का कोई एक कारण बताओ।
तो पर्यावरण प्रदूषण को फैलाने का एक कारण एक ही बताना है, यातायात के साधन है, जो कि है ना फैलाते रहते हैं प्रदूषण, आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकारों का उल्लेख करें, कौन कौन से हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण प्रदूषित किस किस प्रकार से हो सकता है। वायु के द्वारा हो सकता है, जल के द्वारा भी होता है, ध्वनि से भी होता है, आजकल जो डीजे साउंड बजते रहते हैं उससे भी ध्वनि प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण, है ना। तो ये सभी इन्वायरमेंटल क्या हैं, प्रदूषण हैं, के प्रकार हैं अलग अलग। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, मतलब लास्ट पेज, और इसमें लगभग हमने 20 से 25 क्वेश्चन किए, एक एक चुन चुन के क्वेश्चन हमने कराए हैं, जो कि आपके एग्जाम में देखने को सीधा मिलेंगे यहाँ से। तो आइए देखते हैं, सामर्थ्य को परिभाषित कीजिए। ये फिजिक्स का है, इसका सूत्र लिखिए। सामर्थ्य क्या है, सामर्थ्य को इंग्लिश में कहते हैं पावर, ठीक है। तो किसी कारक के या किसी वस्तु के कार्य करने की दर को उसकी सामर्थ्य अथवा शक्ति कहते हैं। तो किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की दर जो होती है वो क्या कहलाती है, उस वस्तु की सामर्थ्य कहलाती है, पावर कहलाती है। इसे कैपिटल पी से हम प्रदर्शित करते हैं, किससे, पी से, ठीक है। यदि किसी कारक द्वारा, कारक का मतलब वस्तु से है, स्मॉल टी समय में W कार्य किया जाए तो कारक की सामर्थ्य कितनी होगी, क्योंकि W/T। तो सामर्थ्य का सूत्र होता है P = W/T। सूत्र से ही परिभाषा आप याद कर सकते हैं। W क्या है, किया गया कार्य है। T क्या है, T जब भी सूत्र में फार्मूले में बटे में हो उसको दर बोलते हैं, ठीक है, रेट बोलते हैं इंग्लिश में। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं। इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक वाट होता है। क्या होता है, इसका मात्रक वाट होता है। अथवा अगर वाट ना हो तो क्या होगा, देखो ये W कार्य है, और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और बटे का मतलब प्रति, टाइम का मतलब सेकेंड, तो जूल प्रति सेकेंड में भी तो एक मात्रक बन जाएगा। तो सामर्थ्य का मात्रक वाट तो होता ही होता है। अगर वाट नहीं दिया ऑप्शन में तो जूल प्रति सेकेंड भी सही हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला है, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, और ये पार्ट का ही क्या है, कार्य तथा सामर्थ्य का संबंध क्या होता है इनमें। तो यदि कोई कारक T समय से W कार्य करता है तो किया गया कार्य बराबर क्या होगा, यही सूत्र से ही बनाया गया है। ये जो P = W/T है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो W इधर आ जाएगा, तो W बराबर क्या बन जाएगा, P/T बन जाएगा। यही कार्य और सामर्थ्य के बीच में क्या है, रिलेशन है, संबंध है। तो लगभग है ना 42-43 मिनट की क्लास हो गई, और इस क्लास से मैं बता रहा हूँ आपको लगभग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। तो बेहतरीन तरीके से आप 1-2 बार वीडियो को देखेंगे, बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे एग्ज़ाम में, है ना। तो समय बिल्कुल है नहीं, और क्लास पसंद आई हो तो आप शेयर करना दोस्तों तक, लाइक भी करना, सब्सक्राइब प्लीज़ करना, क्योंकि आगे भी आपके सेमेस्टर में हम हेल्प बहुत ज़्यादा करेंगे। ये हमारे चैनल से आपको हेल्प बहुत मिलेगी आपको। तो चलिए आप लगातार बने रहें हमसे अंत तक। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।